नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित उपन्यास चोखेर बाली, जिसका हिंदी में अनुवाद है आंख की किरकिरी, और आप इसे सुन रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। कहानी के पिछले भाग में हमने किरदारों के परिचय के बारे में सुना, जैसे कि राजलक्ष्मी, विनोदिनी, महेंद्र, आशालता, बिहारी और महेंद्र की चाची अन्नपूर्णा। और भी कई किरदार थे। साथ ही साथ हमने कहानी में सुना कि विनोदिनी का रिश्ता महेंद्र से हो जाता है। विनोदिनी यानी राजलक्ष्मी की सहेली की बेटी, परंतु किसी कारणवश वो शादी नहीं हो पाती, जिसके कारण राजलक्ष्मी को अपने किसी गांव के भतीजे से उनकी शादी करानी पड़ती है। परंतु विनोदिनी विधवा हो जाती है। उसके ठीक 3 साल बाद महेंद्र बिहारी को लेकर अन्नपूर्णा की भांजी से मिलने जाता है, जहां बात तो बिहारी की शादी की हो रही थी। किंतु आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाग 2। उस रात महेंद्र को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह सवेरे ही वो बिहारी के घर पहुंच गया। बोला, भाई बिहारी, मैंने बहुत ध्यान से सोचा और देखा है कि चाची यही चाहते हैं कि शादी मैं ही करूं। बिहारी बोला, अरे तो इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये बात तो वो खुद कई बार कह चुके हैं भाई। महेंद्र बोला, तभी तो कहता हूँ कि मैंने आशा से विवाह न किया तो उन्हें काफी दुख होगा यार। बिहारी बोला, सही बात है, हो सकता है, महेंद्र ने कहा। और फिर मेरा भी ख्याल है कि ये तो जाती होगी। हाँ भैया, बात तो ठीक कहते हो, बिहारी ने कहा। पर यह बात थोड़ी देर में तुम्हारी समझ नहीं आई, कल ही आ जाती तो अच्छा होता। अरे तो एक दिन बाद ही आई तो क्या बुरा हो गया। विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके मन में आया कि इस बारे में बात करने का तो कोई अर्थ नहीं है, शादी हो ही जानी चाहिए। उसने माँ से कहा, अच्छा माँ, तुम चाहती हो तो मैं विवाह करने के लिए राजी हूँ। माँ ने मन ही मन कहा, अब समझी कि उस दिन अचानक क्यों मछली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई, और भला ये क्यों बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वो नाराज हो उठी। कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं तेरे लिए अच्छी सी लड़की देखती हूँ बेटा। आशा का जिक्र करते हुए महेंद्र ने कहा, पर लड़की तो मिल गई है माँ। राजलक्ष्मी बोली, देखो जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उससे विवाह नहीं हो सकता, ये मैं कह देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयत शब्दों में कहा। क्यों माँ, लड़की बुरी तो नहीं है? राजलक्ष्मी बोली, अरे उसके तीनों कुल में कोई नहीं है रे। ऐसी लड़की से विवाह होने पर कुटुंब का सुख भी ना मिल सकेगा। ऐसा है माँ, देखो कुटुंब का सुख मिले ना मिले, पर लड़की मुझे बहुत पसंद है। अगर देखो उससे विवाह ना हुआ तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। लड़के के जिद से राजलक्ष्मी और सख्त हो गई। अन्नपूर्णा से जा भिड़ी। बोली, क्यों मछली बहू, एक अनाथ से विवाह कराकर तुम मेरे लड़के को फंसा रही हो? ये नावाजिब हरकत है। अन्नपूर्णा रो पड़ी। पर पर जीजी, उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई। उसने तुम्हें क्या कहा, इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं। राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर भी यकीन न कर सकी। तब हार कर अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भरकर कहा, क्यों बिहारी, तय तो तुमसे सब कुछ हुआ था ना, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? मैं देखो कह देती हूँ कि शादी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ये बेड़ा भला तुम न पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी होगी। देखो लड़की अच्छी है। बिहारी ने कहा, चाची कैसी बात करती हो, तुम्हारी बात मुझे मंजूर है, वो तुम्हारी भांजी है, और फिर ना करने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन महेंद्र, अन्नपूर्णा बोली, नहीं नहीं बेटा, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में न होगा। यकीन मानो, तुमसे विवाह हो तभी मैं ज्यादा निश्चिंत हो सकूंगी, और फिर महेंद्र से रिश्ता हो ये तो मैं चाहती भी नहीं। बिहारी बोला, अब चाची अगर तुम्हें नहीं चाहती हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और वो राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, माँ, चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में तो कोई महिला है नहीं, इसलिए मैं ही खबर देने आ गया हूँ। राजलक्ष्मी बोली, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात सुनाई बिहारी। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक है एकदम। इसे हाथ से जाने मत देना बेटा। हाथ से बाहर होने का तो सवाल ही क्या है माँ, खुद महेंद्र भैया ने लड़की पसंद करके रिश्ता पक्का किया है। और इधर इन नई रुकावटों से महेंद्र और भी उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वो मामूली से छात्रावास में जाकर रहने लगा। राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची।
और हताश भाव से कहा, मछली बहू, लगता है कि उदास होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचा लो बहू। अन्नपूर्णा बोली, अरे दीदी, धीरज रखो, 2 दिन के बाद गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, अरे तुम उससे जानती नहीं बहन, वो जो चाहता है न मिले तो कुछ भी कर सकता है। बहन, जैसे भी हो अपनी बहन की लड़की से। अन्नपूर्णा बोली, अब भला ये कैसे होगा दीदी, बिहारी से लगभग बात पक्की हो चुकी। अरे हो चुकी तो क्या, टूटने में देर कितनी लगती है रे। और उन्होंने बिहारी को बुलवाया, कहा, बिहारी बेटा, तुम्हारे लिए मैं दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ, मगर इससे तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा बेटा। बिहारी बोला, नहीं माँ, ये नहीं होगा, सब तय हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गई, बोली, मेरे सिर की कसम मछली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम्हें बिहारी से कहो ना। अरे अरे तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा बिहारी, तुमसे कुछ कहने का तो मुंह नहीं है, मगर लाचारी है, क्या करूं। आशा को तुम्हें सौंपकर ही मैं निश्चिंत होती, लेकिन क्या बताऊं, सब तो तुम्हें पता ही है। समझ गया चाची, खैर तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। ये कहता हुआ बिहारी वहां से चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें छलछला गईं। महेंद्र का अमंगल न हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ ली और बार बार खुद को दिलासा दी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र के बीच तनाव और खिटखिट के बीच आखिरकार विवाह का दिन आ गया। रोशनी हंसती हुई जली, शहनाई उतनी ही मधुर बजी जितनी वो बजा करती है। अवसर में कोई कमी नहीं थी। सच संवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही न चला कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि ये सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के कुछ दिन बाद राजलक्ष्मी ने महेंद्र से कहा, महेंद्र, मैं सोचती हूँ कि अभी कुछ दिन बहू अपने चाचा के घर ही रहे तो अच्छा है बेटा। महेंद्र ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान है बेटा, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पड़ सकती है। महेंद्र बोला, अरे मैं कोई नादान हूँ क्या माँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं है मुझे। राजलक्ष्मी बोली, जो भी हो, साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, देखो माँ, इसके माँ बाप रहे होते तो अलग बात होती, मुझे कोई एतराज ना होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता, तो ये मामला है। राजलक्ष्मी ने सोचा, अब पति ही सब कुछ है, सास तो कुछ भी नहीं। कल शादी और आज ही इतनी हमदर्दी। अरे आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब ऐसी बेहयाई तो न थी। महेंद्र ने मजबूती से अपनी माँ को तसल्ली दी, अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इम्तिहान की तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राजलक्ष्मी ने बहू को बेटे से दूर रखने के लिए अपनी युक्तियां भिड़ाईं। वे असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के कामकाज सिखाने में जुट गई। आशा के दिन भंडार, रसोई और पूजा घर में कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर अपनों से दूर हो जाने के उसके बिछोह की कमी को पूरा करने लगी। वहीं अन्नपूर्णा काफी सोच समझकर आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। ठीक ऐसी ही हालत महेंद्र की भी हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नवयुवती वधू का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में ही निचुड़ता रहे, ये भला वो कैसे सह सकता है। वही अन्नपूर्णा भी जानती थी कि राजलक्ष्मी जाती कर रही है, फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे, बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं, अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना और बेकार कढ़ाई बुनाई करते रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, कैसी बात करती हो चाची, आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियों की तरह ही तो रहेंगी, वो चाहे भली हो चाहे बुरी हो। देखो, मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो फिर इसमें बुरी बात क्या है? मैं तो इसमें कोई परिहास की बात नहीं समझता और ना ही पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे, बहू को घर में नौकरानी की तरह काम न करने दूंगा मैं। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर
बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा, हाँ तो आखिर उससे क्या कराना होगा? महेंद्र बोला, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, हाँ तो ऐसा है, ये रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। और फिर अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में अंचरा डालकर कहा, माफ करो मझली बहू, माफ करो। तुम्हारी भांजी की मान मर्यादा मेरी समझ में नहीं आई थी। मैंने तो इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है। अब तुम इसे धो पोछ कर परी बनाकर रखो और महेंद्र को सौंपो। ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे और नौकरानी का काम तो मैं करूंगी ना। राजलक्ष्मी ये कहकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। शोभ से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। भला अचानक ये क्या हो गया? आशा के तो पल्ले नहीं पड़ा कि भला माजरा क्या है। वहीं महेंद्र नाराज हो गया, मन ही मन बोला, जो हुआ सो हुआ, अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो उस बेचारी पर नाहक जुल्म होगा। मन और कर्तव्य बोध दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है। पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र रम गया। न तो उसे काम का ध्यान रहा, न ही लोगों की परवाह। वहीं घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बहू को लेकर मेरे दरवाजे पर पटक पटक कर जान भी देते ना, तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूँ कि माँ को छोड़कर पत्नी के साथ कैसे रहेगा। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी के पछतावे भरे पांवों की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन ही मन में तय किया, ठीक है, अगर माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो जाएगा कहाँ, बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा। लेकिन माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं। परंतु कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। बेटा रूठ गया है तो क्या माँ भी रूठी रहे। तिमंजिले पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वही उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में जानबूझकर कोई दिलचस्पी नहीं ली। माँ की हैसियत के साथ जिन कर्तव्यों को प्यार के साथ निभाने की वे आदी थी, उन कामों को बहुत दिनों तक न करने से वो दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक उसके मन में आया, अभी तो महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक करा, लौट कर वो समझ जाएगा कि कमरे में माँ का हाथ लगा है। राजलक्ष्मी सीढ़ियों से ऊपर गई। महेंद्र के कमरे में दरवाजे का एक पल्ला खुला था। सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। चौंक कर ठिठक गई। देखा कि फर्श पर महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहुत धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज रोशनी में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और जुगुप्सा से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।